फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम पढ़ेंगे वेजिटेशन ऑफ इंडिया। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था भाई, क्या पढ़ा था? क्लाइमेट। अच्छा, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। बताओ भारत के अंदर जो मानसून है, ठीक है, कौन कौन से प्रकार के मानसून है? कितने प्रकार का मानसून है टोटल? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? उत्तर पूर्वी मानसून और दक्षिण पश्चिमी मानसून। भारत की जलवायु कैसी है? उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। कहीं कहीं पे उष्ण भी मिल सकता है, तो वो भी क्या होगा? ठीक होगा, क्योंकि अपना भारत दोनों कटिबंध के अंदर है। भारत की जलवायु के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? अल मसूदी ने। किसने बताया था भाई? अल मसूदी ने भारत की जलवायु के बारे में सबसे पहले बताया था। भारत के अंदर मौसम संबंधी जानकारियां मिलना कब शुरू हुई थी? भारत के अंदर मौसम से रिलेटेड जानकारियां मिलना कब शुरू हुई थी? 1875 में। कब हुई थी भाई? 1875 में। और 1875 के अंदर भारत में मौसम वेधशाला की स्थापना भी हुई थी। कहाँ पे? शिमला के अंदर। आज हम पढ़ेंगे वेजिटेशन ऑफ इंडिया, जिसको बोलते हैं भारत की वनस्पति। अब देखो, जो वेजिटेशन वर्ड है या जो वनस्पति वर्ड है, इस वनस्पति शब्द की परिभाषा क्या है? क्या होती है वनस्पति? वनस्पति या वेजिटेशन क्या होती है? पेड़ पौधे। पेड़ पौधों को ही आप वनस्पति बोल सकते हो क्या? बोल सकते हो? ये एक कम्युनिटी होती है, प्लांट कम्युनिटी। क्या होती है वेजिटेशन? वेजिटेशन एक प्लांट कम्युनिटी होती है। प्लांट कम्युनिटी नॉट इफेक्टेड बाय ह्यूमन। नॉट इफेक्टेड बाय ह्यूमन। पौधों का समूह जो मानव, जिसके अंदर मानव का कोई भी हस्तक्षेप न हो। क्या होती है वनस्पति? पौधों का समूह जिसमें मानव का हस्तक्षेप ना हो, उसको कहा जाता है वनस्पति। साधारण से शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जो वन होते हैं ना, वन, उन्हीं को क्या कहेंगे? वनस्पति कहेंगे। तो वनस्पति की परिभाषा क्या हुई भाई? पौधों का ऐसा समूह जिसमें मानव का हस्तक्षेप ना हो। पौधों का ऐसा समूह जिसमें मानव का हस्तक्षेप ना हो। पौधों का ऐसा समूह जिसमें मानव का हस्तक्षेप ना हो। मानव का हस्तक्षेप ना हो, उसे वनस्पति कहा जाता है। उसे क्या कहा जाएगा? उसे वनस्पति कहा जाएगा। अब देखिएगा, इसके अंदर होता है एक फॉरेस्ट एरिया। एक फॉरेस्ट एरिया होता है। फॉरेस्ट एरिया क्या होता है भाई? फॉरेस्ट एरिया और एक होता है एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया। 2 टर्म आपको याद रखनी है। एक तो होता है फॉरेस्ट एरिया, एक होता है एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया। वास्तविक वन क्षेत्र और वन क्षेत्र। वास्तविक वन क्षेत्र और वन क्षेत्र दोनों में क्या डिफरेंस है? एक होता है वास्तविक वन क्षेत्र और एक होता है वन क्षेत्र। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में क्या फर्क है? वन क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जो वन विभाग के अंदर दर्ज होता है, ठीक है। अब देखो, भारत की जो संपूर्ण भूमि है ना, उसमें ये माना गया है कि जो वन विभाग है ना, वन विभाग के अंदर ये बात दर्ज है कि भारत की कुल धरती के 23% भाग के ऊपर क्या है? वन है, ठीक है। वो 23% क्या है? कुल भूमि का 23% क्या है? वन क्षेत्र है। एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया क्या है अभी? अब ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि जितना क्षेत्र वन विभाग में वन विभाग को दे दिया उस पूरे के ऊपर वन हो। जरूरी तो नहीं है ना। कुछ एरिया ऐसा भी है जिसके ऊपर वन नहीं है। तो जितने क्षेत्र के ऊपर वन है उसको कहा जाएगा एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया, वास्तविक वन क्षेत्र, और एक होता है वन क्षेत्र। अब 2010 के अंदर
10वीं पंचवर्षीय योजना जो आई थी ना, 10वीं पंचवर्षीय योजना में ये कहा गया कि भारत की कुल भूमि के 33% एरिया पे क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए। लेकिन है कितने प्रतिशत भूमि पे, 23% पे। 10% एरिया के ऊपर वन और भी होने चाहिए। ये बात किस पंचवर्षीय योजना में कही गई, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर ये बात निर्धारित की गई थी। और सरकार इसके निरंतर प्रयास कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया के ऊपर फॉरेस्टेशन करवाया जाए। तो यहाँ पे देखो फॉरेस्ट एरिया क्या होता है, ऐसा क्षेत्र जो वन विभाग में दर्ज है, ऐसा क्षेत्र जो वनों के लिए वन विभाग में दर्ज है उसको कहा जाता है वन क्षेत्र। जो एरिया वन विभाग में दर्ज है उसमें से जितने प्रतिशत एरिया पे वास्तव में वन है वो क्या है, वास्तविक वन क्षेत्र है। जितनी भूमि पर या क्षेत्र पर वन है उनको क्या कहेंगे, हमें वास्तविक वन क्षेत्र कहेंगे। एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया की अगर हम बात करें तो 21.8% भूमि के ऊपर आज के टाइम पे क्या है, वन है। और वन विभाग में कुल भूमि का 23% एरिया वनों के लिए आरक्षित है। ठीक है, भारत की संपूर्ण भूमि का 23% एरिया वन विभाग को दिया गया है वन लगाने के लिए, फॉरेस्टेशन करने के लिए। लेकिन इस 23% में से 21.8% एरिया के ऊपर आज के टाइम पे वन वर्तमान में हैं। और 10वीं पंचवर्षीय योजना में वनों के लिए कितना क्षेत्र निर्धारित किया गया, कुल भूमि का 33% क्षेत्र जो है वनों के लिए आरक्षित किया गया। कौन सी पंचवर्षीय योजना में, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर। ठीक है, और भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं भाई, तो अपने भारत के अंदर 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। भारत की भूमि का जो जलवायु है उसको देखते हुए भारत के अंदर 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। कुल कितने प्रकार के, 5 प्रकार के वन भारत के अंदर पाए जाते हैं। और वनों में सबसे ज़्यादा योगदान किसका भी, जलवायु और वर्षा का है, यानी कि वर्षा और जलवायु के आधार पे ही वन जो है उगते हैं। ठीक है, और इनके अंदर मानव का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता। लेकिन अगर हमें 33% करने हैं ना, तो 33% करने के लिए मानव को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करनी पड़ेगी। आगे देखो, वनों के कुछ लाभ हैं, एडवांटेज हैं। वनों के कुछ लाभ या एडवांटेज भी हैं भाई, बताओ वनों के कौन कौन से लाभ हैं, वनों के कौन कौन से लाभ हैं। लकड़ी, देखो सबसे इम्पोर्टेंट जो इनका काम है, वर्षा करवाने में सहायक, वर्षा कराने में सहायक है। ठीक है, वन क्या होते हैं भाई, वन वर्षा करवाने में सहायक होते हैं। जिस क्षेत्र पे ज़्यादा वन मिलेंगे वहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी। कैसे होगी भाई, देखो पौधे जो है ना भूमि से जल ग्रहण करते हैं, जल को अवशोषित करते हैं, और पौधे उस एक्सेस जल को पत्तियों के थ्रू, ठीक है, पत्तियों के थ्रू क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। और वो जल हाइट पे जाता है जलवाष्प की फॉर्म में। हाइट पे जब वो जल जाएगा तो टेम्परेचर कम होने से कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन बोलते हैं बादल बनने की प्रोसेस को। तो उसी एरिया के अंदर वो बादल बरसेगा भी। तो क्या होता है, यहाँ पे बारिश होती है। जहाँ पे वन होंगे वहाँ पे क्या होगी, बारिश होगी। दूसरा देखो, वन जो होते हैं ना, वन कार्बन का अवशोषण करते हैं, कार्बन का अवशोषण करते हैं। वन क्या करते हैं भाई, कार्बन का अवशोषण करते हैं, जिससे पोल्यूशन डिक्रीज होता है। जहाँ पे फोरेस्टेशन ज़्यादा होगा वहाँ पे पोल्यूशन कम मिलेगा। क्यों, क्योंकि वन जो है कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं
और क्या करते हैं इससे वो अपने भोजन बनाने के प्रोसेस में प्रयोग करते हैं सनलाइट, ठीक है, जो सूर्य की रोशनी होती है और कार्बन होती है ना, इन दोनों के बीच में एक अभिक्रिया होती है जिससे प्लांट का फूड बनता है, प्लांट का भोजन बनता है। तो कार्बन जब पौधे अवशोषित करते हैं तो एनवायरनमेंट से, एटमॉस्फेयर से क्या हो जाएगी, कार्बन का अमाउंट कम हो जाएगा और पोल्यूशन भी क्या होगा, कम होगा। इज दैट क्लियर? तीसरा देखो, पौधे जो हैं लकड़ी प्रोवाइड करवाते हैं। लकड़ी कौन कौन सी हो सकती है अभी? इमारती भी हो सकती है, ठीक है। इमारती लकड़ी कहाँ से मिलती है? पौधों से मिलती है। जड़ी बूटी के रूप में भी इस्तेमाल होती है पौधों की लकड़ी, जड़ी बूटी के रूप में भी इस्तेमाल होती है। और पौधों से दवाइयाँ भी बनती हैं, पौधों से दवाइयाँ भी बनती हैं, किसी की छाल से, किसी की पत्तियों से, किसी की लकड़ी से, किसी की जड़ से। तो ये हमें मेडिसिन भी प्रोवाइड करवाती हैं। फॉर एग्जाम्पल सिनकोना जो वृक्ष है ना, उससे मलेरिया की दवाई मिलती है, ठीक है, बनती है। तो सिनकोना वृक्ष की छाल से मलेरिया की दवाई बनती है। तो ये क्या भी हमें मेडिसिन भी प्रोवाइड करवाते हैं। कुछ प्लांट होते ही स्पेशल मेडिसिन के लिए हैं, जैसे वो छोटे पौधे होते हैं, ठीक है, छोटे पौधे होते हैं, आयुर्वेदिक पौधे भी होते हैं काफ़ी सारे, तो इनसे हमें क्या मिलती है, मेडिसिन भी मिलती है। चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट इनका लाभ है ना, वो है मृदा अपरदन को रोकना। प्लांट जो होते हैं ना, वो सोइल इरोजन को डिक्रीज करते हैं, सोइल इरोजन को घटाते हैं। अब अगर मिट्टी ऐसे ही कटती रही तो क्या होगा भाई, मिट्टी का झरण होगा और मिट्टी की फर्टिलिटी भी डिक्रीज होगी, बड़े बड़े गड्ढे हो जाएंगे जिसपे हम ना तो एग्रीकल्चर कर सकते हैं, और ऐसे क्या होगा, मतलब मिट्टी जो है खिसकती चली जाएगी, ठीक है। तो ये मृदा अपरदन को रोकते हैं, मृदा अपरदन को रोकते हैं। कैसे रोकते हैं? कईयों के तो समझ में नहीं आता हुआ कैसे रोकते हैं। देखो, मान लो ये सरफेस है, ये क्या भी सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर प्लांटेशन है, इस सरफेस के ऊपर क्या है, प्लांटेशन है, कोई भी वृक्ष है, कोई भी पौधा है। अब इसकी क्या होगी, मिट्टी में जड़ें होंगी। प्लांट कभी भी, देखो आप ये मत सोचना कि ये वाला जो ऊपर प्लांट जो हमें सरफेस पे दिख रहा है ये मृदा अपरदन को रोकेगा, ये नहीं रोकता, इसकी जड़ें रोकती हैं। प्लांट की जो जड़ें होती हैं ना, वो धरती में गहराई तक जाती हैं और ये जड़ें मिट्टी को ऐसे जकड़े रखती हैं, मिट्टी को ऐसे जकड़े रखती हैं, ठीक है। तो मिट्टी को ऐसे जकड़े रखेंगे तो मृदा का अपरदन क्या होगा, कम से कम होगा। आपने देखा होगा जब कभी भी बारिश होती है तो पेड़ के आसपास की जो मिट्टी होती है ना, वो कम मतलब खिसकती है, और जो मतलब नमी वाली ज़मीन होती है या फिर काफ़ी सॉफ्ट मिट्टी होती है, वो क्या होती है, बह भी जाती है, उसके अंदर क्रैक भी आ जाती है, तो वो ज़्यादा इरोजन होती है। इस वाली मिट्टी का इरोजन कम होगा क्योंकि प्लांट की जड़ों ने उस मिट्टी को जकड़े रखा है, ठीक है। तो ये मृदा अपरदन को भी रोकते हैं। ये 4 मुख्य लाभ हैं भाई वनस्पतियों के, पेड़ों के, ठीक है। आए समझ में? एक बार फिर से देखो, प्लांट जो होते हैं या वनस्पति जो होती है वो वर्षा करवाने में सहायक होती हैं। इनके अंदर जो एक्सेस पानी होता है उसको वाटर वेपर की फॉर्म में छोड़ देते हैं, ऊपर जाके कंडेंसेशन होगा और बारिश होगी। दूसरा क्या है भी, कार्बन का अवशोषण करना। कार्बन का अवशोषण करेंगे तो वायुमंडल क्या होगा, स्वच्छ होगा, प्रदूषण क्या होगा, कम होगा। तीसरा का क्या है, लकड़ी प्रोवाइड करवाना, ठीक है, लकड़ी प्रोवाइड करवाना। लकड़ी इमारती भी हो सकती है, लकड़ी जो है इमारती के साथ साथ दवाइयाँ देने वाले भी हो सकती हैं। लकड़ी जो है हम घरों में जो ईंधन के रूप में यूज कर सकते हैं, ठीक है, वो लकड़ी भी प्रोवाइड होती है यहाँ से, और जड़ी बूटियों वाली भी लकड़ी मिलती है। चौथा क्या है, मृदा अपरदन को रोकना। प्लांट जो होते हैं वो मृदा अपरदन को भी रोकते हैं। आगे है टाइप ऑफ वेजिटेशन, वनस्पतियों के प्रकार। वनस्पतियों के प्रकार, वनस्पतियों के प्रकार। अपने भारत में कितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती है भाई? तो मुख्य 5 प्रकार की वनस्पति अपने भारत के अंदर पाई जाती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। एक होती है एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिनको बोलते हैं सदाबहार वन। एवरग्रीन फॉरेस्ट की अगर हम बात करें, हेडिंग डालेंगे नंबर 1 पे एवरग्रीन फॉरेस्ट।
एवरग्रीन फॉरेस्ट, हिंदी में बोलते हैं सदाबहार वन, सदाबहार वन। ये जो वन है कहाँ मिलेंगे? सदाबहार वन मिलते हैं जहाँ पे 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जहाँ पर 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो इन वनों को कितनी रेनफॉल की आवश्यकता होती है? इनको आवश्यकता होती है 200 से 250 सेंटीमीटर बारिश की, 200 से 250 सेंटीमीटर इनको बारिश चाहिए होती है। टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? तो इनके जो पास टेम्परेचर होता है ना, एवरेज टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस। एवरेज टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस का एवरेज टेम्परेचर होता है। कहीं पे 15 भी मिलेगा, कहीं पे 20 भी मिलेगा और कहीं पे 25 भी मिलेगा। एवरेज का मतलब क्या होता है भाई? एवरेज का मतलब होता है सर्दियों में ज़्यादा डाउन हो जाएगा, गर्मियों में ज़्यादा हाई हो जाएगा। जब उसकी एवरेज निकालेंगे ना तो एवरेज कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। उसके बाद एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं ना, इनकी हाइट, अगर हम इनकी हाइट की बात करें तो लगभग 300 फीट तक इनकी हाइट होती है, 300 फीट तक इनकी हाइट होती है। हाइट इतनी ज़्यादा होगी तो क्या होगा? सनरेज नॉट इंसिडेंट इन सरफेस, सूर्य की जो किरणें होती है ना वो धरातल तक नहीं पहुंच पाएंगी। तो इन वृक्षों का, इन वनों का जो धरातल होता है ना वो कैसा होगा? इनका धरातल गीला होता है, आर्द्र होता है, वेट होता है। और वेट धरातल के ऊपर बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। क्वेश्चन आता है कौन से वनों में बैक्टीरिया और फंगस ज़्यादा पाए जाते हैं? तो जिनका धरातल हमेशा गीला रहता है वो कौन से वन है? सदाबहार वन है। क्यों है ऐसा? क्योंकि इन वनों के धरातल तक सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती। क्यों नहीं पहुंच पाती? क्योंकि इनकी हाइट ज़्यादा है और प्लांट डेंसिटी भी ज़्यादा है। ठीक है, हाइट ज़्यादा है। दूसरा क्या भी? प्लांट डेंसिटी, इसको बोलते हैं वन घनत्व। वन घनत्व भी क्या है? ज़्यादा है। पेड़ों का घनत्व भी क्या है? यहाँ पे ज़्यादा है। दोनों के कारण क्या होगा? सूर्य की किरणें धरातल तक नहीं आ पाएंगी। सूर्य की किरणें धरातल तक नहीं पहुंच पाती। और सूर्य की किरणें यदि धरातल तक नहीं पहुंचेंगी, धरातल तक यदि थोड़ा सी भी धूप नहीं आएगी तो क्या होगा? धरातल कैसा होगा भाई? धरातल जो है वो कैसा होगा? वेट होगा। इसको बोलते हैं आर्द्र, वेट आर्द्र, या फिर गीली मिट्टी मिलेगी आपको, गीली मिट्टी मिलेगी धरातल की। और इस अवस्था में क्या होगा? इस अवस्था में यहाँ पे बैक्टीरिया ज़्यादा मिलेगी। बैक्टीरिया, मच्छर वगैरह ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, बैक्टीरिया, मच्छर, ये वाली चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा मिलेगी। क्या इन वनों से ट्रांसपोर्ट हो सकता है? क्या इन वनों से ट्रांसपोर्ट हो सकता है? परिवहन हो सकता है क्या? परिवहन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक तो प्लांट डेंसिटी ज़्यादा है, दूसरा रीज़न है इनका जो धरातल है वो थोड़ा गीला है, दलदली टाइप का है, तो यहाँ से ट्रांसपोर्ट नहीं होता। इन वनों से ट्रांसपोर्ट नॉट पॉसिबल, ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं यहाँ पे? इन वनों के अंदर कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? लिखेंगे रोजवुड के वृक्ष पाए जाते हैं, रबड़ के वृक्ष पाए जाते हैं, नारियल के वृक्ष पाए जाते हैं, अबोनी, महोगनी, सिनकोना, बांस। ठीक है,
ये वाले पेड़ इन वनों के अंदर पाए जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन जो आता है ना वो ज़्यादातर इन्हीं से आता है, इन्हीं नामों से ज़्यादातर क्वेश्चन आता है। कोई भी पेड़ का नाम आपको देंगे और पूछेंगे ये पेड़ किस प्रकार के वनों में पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पेपर में लिख दिया महोगनी का पेड़ कौन से वनों में पाया जाता है, तो कौन से वनों में पाया जाता है भाई, सदाबहार वनों के अंदर पाया जाता है। ठीक है, एरिया कौन कौन सा है भारत के अंदर, एरिया कौन कौन सा है जहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। देखो आप 200 से 250 सेंटीमीटर बारिश कहाँ कहाँ होती है, कहाँ कहाँ होती है भाई, लिखेंगे पश्चिमी घाट का पूर्वी ढलान, पश्चिमी घाट का पूर्वी ढलान, पश्चिमी घाट का जो पूर्वी ढलान है ना वहाँ पे सबसे ज़्यादा एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और ये ढलान कहाँ पे है, केरल के अंदर। कहाँ पे है भाई, केरल में। केरल के साथ साथ पश्चिम बंगाल में, केरल के साथ साथ है पश्चिम बंगाल में भी सदाबहार वन पाए जाते हैं। बांस के पेड़ सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं, पश्चिम बंगाल और मेघालय के अंदर होते हैं भाई। ठीक है, पश्चिम बंगाल, मेघालय, पश्चिम बंगाल, मेघालय, लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप है, अंडमान व निकोबार, अंडमान व निकोबार, इन क्षेत्रों में सदाबहार वन पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा सदाबहार वन पाए जाते हैं अंडमान और निकोबार के अंदर। ठीक है, अगर क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना, अगर ये पूछ ले कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा सदाबहार वन पाए जाते हैं, तब आंसर क्या होगा, केरला। कहाँ पाए जाते हैं, केरला। अगर ऑल ओवर इंडिया में पूछ ले, ठीक है, संपूर्ण भारत के किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो आंसर आएगा अंडमान और निकोबार। द्वीपों में सबसे ज़्यादा सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, तो अंडमान और निकोबार। क्वेश्चन की सिर्फ लैंग्वेज चेंज होगी, समझ के आंसर करना है। यहाँ तक आया भी समझ में। ये था पहला टाइप सदाबहार वन, जिनको बोलते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी मिल सकता है नाम इनका, एवरग्रीन फॉरेस्ट भी मिल सकता है, और हिंदी में सदाबहार वन। एक बार फिर से सुनो, सदाबहार जो वन है ना, ये ऐसे क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं जहाँ पे वार्षिक रेनफॉल 200 से 250 सेंटीमीटर होती है। वहाँ पे टेम्परेचर एवरेज 25 डिग्री सेल्सियस की रिक्वायरमेंट करते हैं ये वन। हाइट इनकी 300 फीट तक होती है। ज़्यादा हाइट होने के कारण और प्लांट डायनेस्टी भी ज़्यादा होने के कारण जो सनरेज है वो सरफेस तक नहीं जा पाती। सनरेज अगर सरफेस तक नहीं जाएंगी तो धरातल हमेशा कैसा रहेगा, आर्द्र रहेगा, गीला रहेगा, वेट रहेगा। और गीले धरातल में सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया पाई जाती हैं, मच्छर भी ज़्यादा होते हैं। इन वनों से ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि प्लांट डायनेस्टी भी ज़्यादा है और धरातल भी कैसा है, गीला है। यही रीजन है यहाँ से ट्रांसपोर्ट नहीं होता। कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं इन वनों में? रोजवुड, अबोनी, महोगनी, रबड़, नारियल, सिनकोना, बांस। ये नाम मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। आप रेनफॉल याद रखो ना रखो, एरिया याद रखो ना रखो, इन पेड़ों के नाम जरूर याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर यहीं से आता है। यही पूछा जाता है कि किस प्रकार के वनों में पाया जाता है, या फिर पेड़ बना के दे देगा। ये पूछेगा इनमें से कौन से वृक्ष सदाबहार वनों के अंदर पाए जाते हैं। जैसे पेड़ बना दिया, रबड़, नारियल, ठीक है, कैक्टस, खेजड़ी, और नाम दे देगा चीड़, देवदार। ऐसे अलग अलग आपको पेड़ बना के दे देगा। तो पूछेगा इनमें से कौन से वनों का प्रकार सदाबहार वनों के अंदर पाया जाता है। तो ध्यान रखने हैं ये नाम आपको, कौन से वनों में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। एरिया की अगर हम बात करें तो सदाबहार वन भारत में सबसे ज़्यादा राज्यों के अंदर पाए जाते हैं केरल में, यूटी के अंदर पाए जाते हैं अंडमान और निकोबार में। ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो कहाँ मिलेंगे? अंडमान और निकोबार में मिलेंगे। इसके अलावा कहाँ मिलते हैं? लक्षद्वीप में, पश्चिम बंगाल के अंदर, ठीक है, और मेघालय के
अंदर भी। दूसरा है टाइप ट्रॉपिकल डेसिडोर फॉरेस्ट। इनको कहा जाता है उष्ण कटिबंध पर्णपाती वन। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्णपाती वन इनको कहा जाता है। ये जो पर्णपाती वन है ना भाई, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आर्द्र पर्णपाती, एक होते हैं शुष्क पर्णपाती। ठीक है, इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? एक होते हैं आर्द्र पर्णपाती, आर्द्र पर्णपाती, वेट डेसिडोर इनको बोलते हैं। और एक होते हैं शुष्क पर्णपाती, ड्राई डेसिडोर। क्या डिफरेंस है दोनों में? इनमें है मेन डिफरेंस रेनफॉल का। ये कितनी रेनफॉल रिक्वायर करते हैं? इनको 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा चाहिए। इन वनों को 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा चाहिए। ये जो वन होते हैं शुष्क पर्णपाती, इनको 70 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा चाहिए। ठीक है, जो आर्द्र पर्णपाती वन है ना, उनको 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा चाहिए। और जो शुष्क पर्णपाती हैं उनको 70 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा चाहिए होती है। हाइट इनकी ठीक ठाक होती है। हाइट इनकी क्या होती है भाई? ठीक ठाक होती है। प्लांट डायनेस्टी, प्लांट डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो प्लांट डेंसिटी लो होती है, कम होती है। ठीक है, पेड़ों का घनत्व कैसा होता है? कम होता है। प्लांट डायनेस्टी यहाँ पे आपको लो मिलेगी। ट्रांसपोर्ट हो सकता है क्या? तो इन वनों से ट्रांसपोर्ट हो सकता है, परिवहन इन वनों से हो सकता है भी। ठीक है, इनसे भी हो सकता है। यहाँ पे भी डेंसिटी कम मिलेगी और यहाँ पे भी डेंसिटी कम मिलेगी। अब देखो, टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो इन वनों को लगभग 30 डिग्री तक एवरेज टेम्परेचर चाहिए होता है। इन वनों को टेम्परेचर कितना चाहिए? तो इनको जो टेम्परेचर है ना, ये मेनली 30 से 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ये 30 डिग्री सेल्सियस और ये 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के अंदर पाए जाते हैं। इन वनों के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से वन आएंगे? बताओ शाबाश। चंदन, अर्जुन, साल, सागौन, आंवला, शीशम, आम आदि, एक आध और भी है। ठीक है, इन वनों के अंदर कौन कौन से पेड़ मिलेंगे आपको? पीपल, नीम, टीक। पीपल, नीम और टीक के वृक्ष ज्यादा होते हैं। शीशम इनमें भी होते हैं और शीशम इनमें भी मिलेगी। शीशम आपको दोनों के अंदर मिलेगी, आर्द्र में भी और शुष्क में भी। ठीक है, शीशम दोनों प्रकार के वनों के अंदर आपको मिलेगी। एरिया कौन कौन सा है? एरिया की अगर हम बात करें, कहाँ कहाँ मिलते हैं वन? कहाँ कहाँ मिलेंगे? ये मिलेंगे आपको एमपी में ज़्यादा मिलते हैं, यूपी में भी मिलते हैं, झारखंड में मिलते हैं, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक का जो मिडल एरिया है ना, जो प्लेन्स वाला एरिया है, वहाँ पे भी मिलते हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, जहाँ पे ठीक ठाक बारिश होती है ना, हर जगह मिलेंगे। ठीक है,
ये वाले कहाँ मिलते हैं, इनका एरिया कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ मिलेंगे, हरियाणा में मिलते हैं भाई, हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार आदि। ठीक है, इन एरियो के अंदर ये वृक्ष आपको मिलेंगे। जहाँ पे रेनफॉल 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक होती है वहाँ पे आर्द्र पर्णपाती वन मिलेंगे। जहाँ पे रेनफॉल 70 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक होती है वहाँ पे शुष्क पर्णपाती वन मिलेंगे। एग्जाम्पल इनके याद रखने हैं, चंदन, कौन कौन से आएंगे, चंदन, अर्जुन, साल, सागौन, आंवला, शीशम, आम। ये जो पेड़ है ना कहाँ मिलेंगे आपको, आर्द्र पर्णपाती वनों के अंदर। चंदन के वृक्ष से एक क्वेश्चन आता है, नोट करके लिखना, चंदन का जो पेड़ होता है ना, इस पेड़ की वाटर एब्जॉर्प्शन पावर सर्वाधिक होती है। वाटर एब्जॉर्प्शन पावर ज्यादा होती है। ये पेड़ आसपास के वृक्षों का पानी भी अवशोषित कर लेता है, आसपास के वृक्षों का पानी भी अवशोषित कर लेता है, आसपास के वृक्षों का पानी भी अवशोषित कर लेता है। ठीक है, आसपास के वनों का पानी भी अवशोषित कर लेता है। कौन सा पेड़ है, चंदन का पेड़, क्योंकि इसकी वाटर एब्जॉर्प्शन पावर ज़्यादा होती है, इसकी जड़ें भी लंबी होती है, इसको पानी की अधिक आवश्यकता होती है, इसकी जो लकड़ी है वो काफ़ी सॉफ्ट होती है, इसकी जो लकड़ी है उसका इस्तेमाल है इत्र वगैरह बनाने में भी होता है, और इसकी माला वगैरह बहुत सारी चीज़ें इस लकड़ी की बनती हैं। काफ़ी कॉस्टली इसकी लकड़ी होती है। एक पेड़ की कीमत लगभग 8 से 10 लाख रुपए होती है। ठीक है, लगाओगे, लगा लो। ठीक है, वर्षा के लिए एक पेड़ के लिए तो पानी प्रोवाइड करवा ही सकते हो कैसे भी करके, है ना, पर इसको ना ऐसे लगा नहीं सकते। पहली बात, इसका जो छोटा पौधा होता ना, जो छोटा प्लांट होता है इसका, वो प्लांट हमें बाहर से ही मंगवाना पड़ता है। अपने हरियाणा के अंदर बहुत कम होता है चंदन। ठीक है, इसको थोड़ी मतलब जो है टेम्परेचर का भी इश्यू होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर भी इसके अकॉर्डिंग थोड़ा अपने को बनाना पड़ता है, सेट करना पड़ता है। और पानी की जो है, सुनो भाई, पानी की जो है उत्तम व्यवस्था करनी पड़ती है, और इसके लिए सरकार से लाइसेंस भी अप्रूव करवाना पड़ता है। ठीक है, जैसे अफीम की खेती करने के लिए लाइसेंस अप्रूव करवाना होता है ना, ऐसे ही चंदन की प्लांटेशन करने के लिए लाइसेंस अप्रूव करवाना पड़ता है, क्योंकि ऐसे तो ये लकड़ी बिकेगी नहीं। इस लकड़ी का जो स्टॉक रखती है वो गवर्नमेंट रखती है अपने पास, और फिर इससे अलग अलग चीज़ें सरकारी कारखानों के अंदर ही बनती हैं। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनियां भी लेती हैं, लेकिन वो एग्रीमेंट के बेस पे होता है सारा काम इन कॉस्टली पेड़ों का। तीसरा देखो भी, बातें नहीं, अराइड फॉरेस्ट, इनको कहा जाता है मरुस्थलीय वन। मरुस्थलीय वन इनको कहा जाता है। कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे भाई, कम वर्षा वाले स्थानों में, कम वर्षा वाले स्थान पे मिलते हैं। एवरेज रेनफॉल कितनी होती है यहाँ पे, एवरेज रेनफॉल की अगर हम बात करें तो 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। बारिश जो है 50 सेंटीमीटर से भी कम मिलेगी आपको। कहाँ पे, जहाँ पर डेजर्ट फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इनका एक और नाम है अराइड फॉरेस्ट। यहाँ पे बारिश क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी,
ना बहुत कम होगी, और टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा, और रेनफॉल क्या होगी, कम होगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये जो फॉरेस्ट होते हैं इनके अंदर कौन कौन से वृक्ष आपको मिलेंगे, कौन कौन से वृक्ष मिलेंगे, बबूल का पेड़ मिलेगा, खजूर का पेड़ मिलेगा, खेजड़ी का वृक्ष मिलेगा, कैक्टस मिलेगा, नागफली मिलेगा। ठीक है, और कौन सा होता है, क्या, हाँ बेर, बेरी, बेर का पेड़। ठीक है, ये पता नहीं क्या कर रहा था। आप क्या बोल रहे थे बेर को? हमारे यहाँ तो बेर का पेड़ ही बोलते, बेर ही बोलते हैं ना, बेर ही बोलते हैं। बस वही बातें नहीं, सुनो अब, स्टार्ट मत हुआ करो सारे एकदम से, एक बार फिर से। कौन कौन से पेड़ होंगे, बबूल, अपने लोकल भाषा के अंदर है किक्कर का पेड़। ठीक है, कौन सा पेड़ है ये, किक्कर वाला पेड़ है। खजूर का पेड़ हो गया, खेजड़ी, राजस्थान का राजकीय वृक्ष जो है खेजड़ी, जिसके ऊपर येलो येलो कलर के फूल लगते हैं। ठीक है, कैक्टस, कैक्टस आपने देखा होगा बहुत जगह, नागफली और बेर। एक झाड़ी, झाड़ी, ठीक है, झाड़ियाँ, किक्कर का ही दूसरा रूप होती है झाड़ियाँ। ठीक है, किक्कर जो होती है वो लंबी होती है, झाड़ियाँ जो होती है वो फैली हुई होती हैं। इन दोनों में बस इतना ही फर्क है। अब देखो भी, सुनो, जो डेजर्टेड फॉरेस्ट होते हैं ना, ज़्यादातर वृक्षों के ऊपर आपको कांटे मिलेंगे। ठीक है, डेजर्ट फॉरेस्ट के ज़्यादातर पेड़ों के ऊपर आपको कांटे मिलेंगे। वो कांटे किस कारण बनते हैं इन पेड़ों के ऊपर है, हाँ, लैक ऑफ वाटर, पानी की कमी के कारण है। देखो क्या होगा, यहाँ पे पहला कारण है बारिश का कम होना। पहला कारण क्या है भाई, रेनफॉल कम होना। दूसरा कारण क्या है, टेम्परेचर हाई होना। और टेम्परेचर हाई होने के कारण जो थोड़ा बहुत पानी प्लांट एब्जॉर्ब कर पाते हैं ना, उसका भी हो जाता है वाष्पीकरण। ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। वाष्पीकरण क्या होगा भाई, ज़्यादा होगा। अब प्लांट के अंदर पानी ही नहीं है तो उसकी पत्तियां जो है ना, वो पत्तियां कन्वर्ट हो जाती हैं थ्रोम्स के अंदर। ठीक है, जो पत्तियां हैं प्लांट की, पत्तियां किस में बदल जाती हैं, कांटों के अंदर बदल जाती हैं। पानी की कमी होने के कारण वाष्पीकरण ज़्यादा हो गया तो पानी की क्या होगी, प्लांट में पानी की कमी हो जाएगी। और पानी की कमी के कारण क्या होंगे, इनके ऊपर है कांटे ज़्यादा होंगे। पानी की कमी के कारण क्या हो जाएंगे भाई, कांटे ज़्यादा होंगे। यानी कि जो पत्तियां होती है ना, जो नई पत्तियां निकलती है ना, वो नई पत्तियां ही किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, कांटों के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं पानी की कमी के कारण। कहाँ कहाँ मिलते हैं ये फॉरेस्ट, एरिया कौन कौन सा इनका, इनका जो ज़्यादातर एरिया है वो राजस्थान है। राजस्थान के डेजर्ट में मिलते हैं ये जो वृक्ष है गुजरात के अंदर भी पाए जाते हैं। ये जो पेड़ हैं साउथ वेस्ट हरियाणा के अंदर पाए जाते हैं। साउथ वेस्ट हरियाणा और साउथ वेस्ट पंजाब, साउथ वेस्ट पंजाब के अंदर भी पाए जाते हैं। ठीक है, हरियाणा और पंजाब का जो साउथ वेस्ट एरिया है वो राजस्थान के जैसा ही है, क्योंकि राजस्थान के साथ सीमा बना रहे हैं, एक जैसे जोन में पड़ रहे हैं, एक जैसी देशांतर अक्षांशीय रेखाओं के ऊपर हैं। तो क्या यहाँ पे एक जैसी ही वनस्पति पाई जाती हैं, एक जैसी कृषि होती है, एक जैसी बारिश होती है साउथ वेस्ट हरियाणा और पंजाब के अंदर। कितने टाइप हो गए,
3। अगला टाइप है टाइडल फॉरेस्ट। टाइडल फॉरेस्ट एक और नाम है इसका मैंग्रोव फॉरेस्ट। इनको कहा जाता है ज्वारीय वन या फिर मैंग्रोव वन। ठीक है, टाइडल फॉरेस्ट को मैंग्रोव वन भी कहा जाता है और टाइडल फॉरेस्ट भी कहा जाता है। एक होता है ज्वारीय वन और एक होता है मैंग्रोव वन। कहाँ पे मिलेंगे ये आपको? इनका जो एरिया है ना, ये बारिश तो ज़्यादा रिक्वायर नहीं करते भाई। ठीक है, ये जो फॉरेस्ट है बारिश ज़्यादा रिक्वायर नहीं करते लेकिन पानी रिक्वायर करते हैं। इसलिए ये जो वृक्ष है ना, ये आपको नदियों के मुहानों के ऊपर मिलेंगे, खाड़ी समुद्र के किनारे पे मिलेंगे, जहाँ पे पानी क्या होगा? ज़्यादा। तो एरिया कौन कौन सा होगा इनका? नदियों के मुहानों पर आल्सो कॉल्ड डेल्टा। इनको डेल्टा भी कहा जाता है। खाड़ी व सागर के किनारों पर खाड़ी व सागर के किनारों पर भी मिलते हैं। ठीक है, खाड़ी व सागर के किनारों पर भी मिलते हैं। टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो इनको जो टेम्परेचर है वो एवरेज ही चाहिए होता है। एवरेज टेम्परेचर ही रिक्वायर करते हैं, ना ज़्यादा कम और ना ज़्यादा अधिक। उसके बाद देखो, ये जो फॉरेस्ट है इनका जो अक्षेत्र होगा, कैसा अक्षेत्र होगा? दलदली अक्षेत्र। कैसे अक्षेत्र में मिलेंगे आपको? दलदली क्षेत्र में मिलेंगे। और दलदली क्षेत्र को डेल्टा भी कहा जाता है या डेल्टा क्षेत्र में। पहले मैं क्लियर कर चुकी हूँ डेल्टा क्या होता है। नदी अपने साथ जितने भी सेडिमेंट को बहाकर ले जाती है, जितने भी अवसादों को बहाकर ले जाती है, समुद्र सागर या खाड़ी में गिरने से पहले उन सभी को किनारों के ऊपर डिपॉजिट कर देती है और बार बार डिपोजिशन से एक फर्टाइल एरिया बनके तैयार हो जाता है जो दलदली होता है। उसी को कहा जाता है डेल्टा क्षेत्र। इस डेल्टा क्षेत्र की फर्टिलिटी ज़्यादा होती है, दलदली भी है, इसलिए यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट ज़्यादा पाए जाते हैं। मैंग्रोव वनों की जो जड़ होती है, मैंग्रोव वनों की जो जड़ होती है ना, जड़ अधिक लंबी होती है, अधिक लंबी होती है इनकी जड़ें। मैंग्रोव वनों की जड़ अधिक लंबी होती हैं। इनकी जो जड़ है, जड़ हमेशा पानी में रहती है, जड़ हमेशा पानी में रहती है। तो इनकी जो लकड़ी है ना, मैंग्रोव वनों की जो लकड़ी है, इन वनों की जो लकड़ी है ना, लकड़ी जो है पानी से खराब नहीं होती। लकड़ी जो है भाई पानी से खराब नहीं होती। इन वनों की लकड़ी पानी से खराब नहीं होती। अगर लकड़ी पानी से खराब नहीं होगी तो इसका इस्तेमाल किस में करेंगे? नाव बनाने में। ठीक है, क्योंकि नाव को हमेशा पानी में ही रहना होता है और दूसरी लकड़ी को अगर हम पानी में रखेंगे तो वो लंबे समय तक नहीं रुक पाएगी, वो जल्दी ही खराब हो जाएगी, गलने लग जाएगी। इनकी लकड़ी जो पानी से खराब नहीं होती, इसलिए लकड़ी का इस्तेमाल किस में करते हैं? नाव बनाने में प्रयोग की जाती है मैंग्रोव फॉरेस्ट की लकड़ी। कौन कौन से वृक्ष होते हैं इसके अंदर? एग्जाम्पल बताओ, कौन कौन से वृक्ष होते हैं? एक पेड़ होता है कैजुरीना। क्या नाम है? कैजुरीना। एक होता है टेक्सस।
कैक्टस नहीं, टेक्सस, टेक्सस। एक होता है कैक्टस, एक होता है टेक्सस, ये टेक्सस है। और एक होता है सुंदरी का वृक्ष, हाँ सुंदरी का वृक्ष, ऐसे रिलेट कर लेना सुंदरी। और सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलते हैं ये, सुंदरवन के डेल्टा में। तो सुंदरी और सुंदर को ऐसे रिलेट करके याद कर लेना, ठीक है। क्या होता है, हाँ फिनिक्स, एक होता है फिनिक्स। ये जो पेड़ है ना आपको कहाँ मिलेंगे, मैंग्रोव फॉरेस्ट के अंदर मिलते हैं। एरिया कौन कौन सा है अभी, एरिया कौन कौन से एरिया में पाए जाते हैं भारत के अंदर, सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में, सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे, सुंदरवन डेल्टा में। पश्चिम बंगाल में कहाँ मिलते हैं, सुंदरवन के डेल्टा में मिलते हैं। सेकंड नंबर पे कहाँ मिलेंगे आपको, उड़ीसा में, उड़ीसा, उड़ीसा में कहाँ पे, महानदी डेल्टा पे। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश पे कहाँ मिलेंगे भी, कहाँ मिलेंगे आंध्र प्रदेश में, केजी बेसिन डेल्टा, केजी बेसिन डेल्टा। कृष्णा और गोदावरी नदियों का जो क्षेत्र है ना वो भी डेल्टा का फॉर्मेशन करता है। वहां पे भी कौन से फॉरेस्ट मिलेंगे, मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलेंगे। और लास्ट वन इज कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी क्षेत्र, ठीक है। कच्छ की खाड़ी का जो क्षेत्र है ना वहां पे भी मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। भारत में 4 मुख्य स्थानों के ऊपर मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। सुंदरवन का डेल्टा कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल। किसके द्वारा निर्माण हुआ इसका, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा इस डेल्टा का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। दूसरा, उड़ीसा के अंदर महानदी डेल्टा बनाती है, वहाँ पे मिलेंगे। आंध्र प्रदेश के अंदर केजी बेसिन, कृष्णा और गोदावरी नदियों का जो क्षेत्र है वहाँ पे डेल्टा है, वहाँ पे भी मिलेंगे। और कच्छ की खाड़ी का जो क्षेत्र है ना वहाँ पे भी मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो इनके एग्जाम्पल भी याद रखने हैं। 4 मुख्य पेड़ है यहाँ पे, फिनिक्स, फिनिक्स के साथ साथ सुंदरी, टेक्सस और एक है कैजुरिना। कौन सा भी, कैजुरिना। ये पेड़ यहाँ पे पाए जाते हैं। कर लोगे इतना सा। अब एक टाइप बचा है माउंटेनियर फॉरेस्ट, वो करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही।